हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे सदिशों के वियोजन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे जो पीछे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा था कि सदिशों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है। कोई भी दो वेक्टर हैं या दो से ज़्यादा वेक्टर दिए गए हैं, उन सभी सदिशों का आपको जोड़ना है, उनका संयोजन करना है। तो उसके अंदर हमने सीखा था दो सदिशों को किस तरीके से जोड़ते हैं, दो से ज़्यादा दे रखे होते तो उसको किस तरीके से जोड़ते हैं, वो सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और उसके अंदर हमने मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखा था कि किस तरीके से दो वेक्टर का रिजल्ट निकाला जाता है। चलिए आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम सीखेंगे कि जो सदिशों का संयोजन है, ठीक है, कि दो सदिश दिए गए हैं, उनका जो परिणामी निकलता है उस परिणामी को वापस से दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जा सकता है, वापस से उन दो घटकों में किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सदिशों का वियोजन जस्ट रिवर्स प्रक्रिया है किसकी, सदिशों के संयोजन की। क्लियर है? ठीक है, मैं मंगल सुंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। ठीक है, आज का वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन है वो सदिशों के संयोजन की जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। उसके अंदर आपके पास में दो सदिश होते थे, एक सदिश जैसे आपको ये दे रखा है पी सदिश और एक सदिश दे रखा है क्यू सदिश। इन दोनों का जो रिजल्ट आता था वो आर निकल के आता था। अब की बार क्या करेंगे, ये आर आपको दिया हुआ होगा और उनको दो सदिशों में तोड़ना है। एक तो तोड़ना है पी सदिश के अंदर और एक जोड़ना है आपको क्यू सदिश के अंदर। इन्हें बोला जाता है इनके घटक, यानी कि आर वेक्टर को दो घटकों में तोड़ना है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, इनमें दो तरीके हो सकते हैं, द्विविमीय वियोजन भी किया जा सकता है, त्रिविमीय वियोजन भी किया जा सकता है। और भी तरीके हैं जो किसी एंगल पे भी वियोजन किया जा सकता है, उनको इस वीडियो के अंदर नहीं सीखेंगे। इसके अंदर केवल इतना सीखेंगे कि यदि इसी आर को यदि आपको दो कंपोनेंट में तोड़ना है और दोनों कंपोनेंट, दोनों जो घटक है, दोनों घटक एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के कोण पर हो। देखो इनके बीच में और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि इन दोनों कंपोनेंट में तोड़ना है तो वो आज इसके लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द्विविमीय वियोजन की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा द्विविमीय वियोजन। ठीक है, कि कोई भी वेक्टर दिया गया है उसको दो घटकों में तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है और वो दोनों भाग कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके पास में बेटा एक वेक्टर दिया गया है, ये मान लिया कि आपको एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो इसको मैं दो भागों में तोड़ने के लिए मान लेते एक निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ये है एक्स अक्ष और ये वाला है बेटा वाई अक्ष। ये हो गया अपने पास में वाई अक्ष। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ना है। तो दो भागों में तोड़ने के लिए मैं बेटा क्या करूंगा, यहां से एक लंब डालूंगा। ठीक है, और एक लंब यहां से डालूंगा, एक लंब यहां से डालूंगा। और ये भी दे रखा है कि माना कि ये इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, इस वाले के साथ में। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट, ये जो वेक्टर है आपके पास में ए वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक तो आपके पास में ये वाला कंपोनेंट निकल के आ गया और एक ये वाला कंपोनेंट निकल के आ गया। दो घटक निकल गए। इस घटक को बोलेंगे, ये वाला जो घटक है एक्स के अनुदिश है, इसलिए इसको अपन नाम दे देते हैं ए एक्स। ये वाला घटक है वो वाई एक्स के अनुदिश है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं ए वाई। क्लियर है? देखिए ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं उठा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियो के अंदर इस चीज को बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखी है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यदि इसी वेक्टर को मैं इसकी दिशा तथा परिमाण को चेंज किए बिना मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ इस वेक्टर को। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये वाला वेक्टर यहाँ पर आ गया, ये आ गया ए वाई वेक्टर। अब देखो आपने क्या किया, ए वेक्टर को ही वापस से दो भागों में तोड़ा है, ए एक्स एंड ए वाई के अंदर। क्लियर है? पहले क्या करते थे संयोजन में, आपको एक इधर दिया हुआ होता था ए एक्स, एक इधर दिया हुआ होता था ए वाई, और आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे कि यदि इन दोनों सदिशों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ये इन दोनों के रिजल्ट को व्यक्त करती है। अब की बार देखो ये दोनों दे रखे होते थे, इसको सॉल्व करते थे हम। अब की बार क्या दे रखा है, ये दे रखा है और उनके दो भागों में हमने तोड़ा है। तो कि ये वाला, इसमें इसका मान दे रखा होता था, इसका मान दे रखा होता था और इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपको इसका मान दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेता हूं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट M है और ये वाला पॉइंट N है। मेरे को निकालना है AX की वैल्यू कितने निकल के आएगी, वो वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मैं AX का, यानी कि मेरे को AX घटक निकालना था। मैं लिखूंगा
ए एक्स घटक निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे अपन त्रिभुज OPM में, OPM में लिखूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू लंब बटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार पे क्या है ए एक्स है। अरे ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का ये ए एक्स क्या है, इस वेक्टर की लंबाई है, यानी कि ये इसका परिमाण है। ए वाई क्या है, इस वेक्टर का परिमाण है। क्लियर है, तो अपन लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार पे क्या है ए एक्स है, कर्ण पे क्या है ए का, यानी कि हमारे को लेना है केवल परिमाण लिखना, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ए का परिमाण। तो यहाँ से ए एक्स बेटा क्या निकल के आएगा, ए एक्स इक्वल टू निकल के आ जाएगा ए कॉस थीटा, बस यही घटक आ गया। सिंपल सा तरीका है, क्या आ गया, एक्स दिशा में इसका जो घटक निकल के आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, यदि आपको ए का घटक निकालना है। ठीक है, ऐसा का ऐसा अपन साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला कॉमन, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी बोलो, लंब बटा आधार, लंब पे क्या दे रखा है ए वाई, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण पे क्या दे रखा है ए का परिमाण लेना है, तो लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा ए साइन थीटा निकल के आ गया। क्लियर है, ये हो गया, ये घटक हो गया। इस तरीके से आपको दो भागों में तोड़ दिया आपने इसको। ठीक है, अब याद रखने के लिए मैं एक अच्छे से ट्रिक्स बता देता हूं, है ना, उस ट्रिक्स को आप याद रखोगे। जब आप दो घटक करोगे जिसके साथ में कोण बन रहा है वो हमेशा कॉस घटक, कोण से बनता है कॉस, यानी कि आप कोण से याद रखोगे कॉस घटक। ठीक है, ए एक्स के साथ में कोण बन रहा है, इसके साथ में कोण नहीं बन रहा है, थीटा किसके साथ बन रहा है ए एक्स के साथ में, तो ये कौन सा आएगा कॉस घटक, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा साइन घटक। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको घटकों में वियोजित किया है। ठीक है, यदि वापस से इनको यदि सदिश रूप में लिखना है, इनका संयोजन करना है तो संयोजन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्रमागत है कि नहीं, क्रमागत पता करने का तरीका क्या होता है, इसका तीर इसके पूंछ से जुड़ा हुआ है, सही है, तो ये दोनों क्रमागत हो गए, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा कौन सी है ए वेक्टर, तो यहां से अपन लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर, अरे ये भी क्या है एक टाइप का वेक्टर है, प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर है, और इससे बेटा कैसे लिखेंगे ए एक्स वेक्टर, यानी कि ए एक्स सदिश, यानी कि इस सदिश का मान लिखना है। इस सदिश का मान कैसे लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, साथ में इसकी दिशा क्या है। इसकी बेटा वैल्यू कितनी है ए एक्स है, तो ऊपर लिखेंगे ए एक्स, साथ में दिशा बताने के लिए कौन सा सदिश काम में लेते हैं, दिशा बताने के लिए एक्स अक्ष के अनुदिश यदि आपको दिशा बतानी है तो एक एकांक सदिश काम में लिया जाता है जिसका मान होता है आई कैप, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आई कैप। देखो ये तो बताएगा परिमाण, ये बताएगा दिशा, और दोनों को मिलाकर के लिखा जाता है ए एक्स सदिश, प्लस आपको निकालना है ए वाई। ए वाई बेटा कैसे निकालेंगे, ये तो इसका परिमाण कितना ए वाई, इसकी दिशा कितनी है, अरे वाई एक्स के अनुदिश, अरे ये सदिश मानो या ये सदिश मानो, दोनों एक ही तो है। ठीक है ना, और इसकी दिशा कैसे है वाई एक्स के अनुदिश है, और वाई एक्स के अनुदिश दिशा बताने के लिए जो एकांक सदिश काम में लिया जाता है उसका नाम होता है जे कैप, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, और ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला। क्लियर है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी है ए साइन थीटा जे कैप, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब पूछा जाए कि यदि आपको इस तरीके से कोई फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर आई के साथ में उसका हमेशा एक्स घटक होगा, जे के साथ में हमेशा उसका वाई घटक होगा। क्लियर है, ये मान आपको दिए गए हैं, ए एक्स का मान भी दिया गया है, ए वाई का मान भी दिया गया है, और आपसे पूछा जाए बताइए ए का परिमाण कितना होगा, तो वो निकाला जा सकता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 2। यदि घटक दिए गए हैं और फिर पूछा जाए कि उसका परिमाण कितना होगा, तो वो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम लेंगे। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो भाई वर्ग करके, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा ए वाई स्क्वायर, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया तो इन दोनों को भी वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है आखा, आखा बोले तो 1 होता है, यानी कि ए स्क्वायर मिलेगा यहाँ से ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को निकालना है ए निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजो तो अंडर रूट में आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और यही ए का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यानी कि आपको घटक दिए गए हैं तो सदिश रूप में लिखने का तरीका तो ये हो गया, और आपसे पूछा जाए कि इस सदिश का परिमाण कितना होगा, तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो घटक दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे घटक दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से उसका ए का परिमाण आ जाएगा। यानी कि आपको ये वैल्यू दे रखी है, एंगल दिया हुआ है, तो घटकों में तोड़ सकते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। यदि आपको उनके घटक दिए गए हैं और फिर परिमाण पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास में, इस फॉर्मूले की सहायता से आप उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला है घटकों के रूप में परिमाण ज्ञात करने का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एंगल जो निकालना, यदि घटक दिए गए हैं, ये इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि एंगल कितना होगा थीटा, तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में समीकरण 2 हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर भाग दो इसके अंदर इसका, तो लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई अपॉन में ए एक्स, ए से कैंसल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ए वाई अपॉन में ए एक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको थीटा निकालना है, तो थीटा बेटा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स, यहाँ पर ए वाई घटक रखो, ए एक्स घटक रखो और आंसर निकालो, यहाँ से एंगल भी निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे घटक ज्ञात किए जा सकते हैं, और घटक दे रखे हैं तो वैल्यू को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक न्यूमेरिकल देता हूँ, है ना, आप बताना इसके आंसर, ठीक है। चलो बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप जल्दी से कॉपी में लिख दीजिए इसे। एक मैं न्यूमेरिकल फेंकता हूँ और आप इसे कैच करना। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, ये जीवन की ये सारी रस्में तोड़ चले। अरे काय की दो दुनिया छोड़ चले भाई, अभी तक तो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं और हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, ठीक है ना। देखिए हाँ, एक सवाल दे रहा हूं मैं, एक सवाल दिया गया है, एक ए सदिश दिया गया है, इसका आपको मान दिया गया है, ए सदिश का परिमाण, ए सदिश ऐसे दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ए सदिश का परिमाण 5 है, मान लेते हैं 8 है, कितना है 8 है, तथा एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर है। तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक ज्ञात कीजिए, घटक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो भाई घटक। तो घटक ज्ञात करने के लिए एक लंब यहां से डालो, एक लंब यहां से डालो, ये वाला घटक कौन सा आ जाएगा ए एक्स, ये वाला घटक कौन सा आ जाएगा ए वाई। आपको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। चलो आपके पास में फॉर्मूला है, मैंने आपको बता रखा है। यदि आपको एक्स घटक निकालना है, अरे जिसके साथ में कोण बनता है वो कौन सा घटक, कॉस घटक, यानी कि अपन लिखेंगे ए एक्स का मान कितना आ जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास में है ए कॉस थीटा, ए का मान कितना 5 कॉस थीटा कितना बेटा 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। सर यहाँ पर अपरिमाण 8 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी अपन 8 लिखेंगे, ये से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 4√3। बस ये घटक आ गया एक्स घटक। आपको निकालना है बेटा वाई घटक, तो वाई घटक भी निकालते हैं।
अरे y घटक निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या है, a sin थीटा। a का मान बेटा कितना दिया हुआ, a थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो 8 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इससे इसको कैंसिल करो, आंसर क्या आया 4। ये आ गया a y घटक, ये आ गया x घटक, x घटक कितना आ गया हमारे पास में 4√3, और y घटक कितना आ गया 4 आ गया। और यदि पूछा जाए कि इनको घटकों के रूप में सदिश रूप में लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे, तो a सदिश को यदि सदिश रूप में लिखना है और घटकों के रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ax i कैप ay j कैप, तो इसको लिखा जा सकता है सदिश के रूप में भी यदि पूछा जाए लिखने का तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 4√3 i कैप, और यहाँ पे लिखेंगे 4 j कैप। यहाँ से भी बेटा आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि यहाँ से वापस रिजल्ट निकालिए तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, वापस से बेटा 8 निकल के आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर निकालना है, ठीक है। एक सवाल और मैं देता हूं, वहां से आप इसका आंसर बताना, ठीक है। एक सवाल और फेंक रहा हूं, कैच करना, कितने बच्चे इसको कैच कर पाते हैं देखते हैं, और कितने बच्चे से क्लीन बोल्ड होते हैं, क्लीन बोल्ड, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक सवाल दिया है, यदि a सदिश बराबर 4 i कैप प्लस 3 j कैप है तो a सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बेटा क्या है, आपको a सदिश का मान दिया गया है, कितना दे रखा है 4 i कैप प्लस 3 j कैप। पहले तो इसको समझते हैं। यहाँ पर आई कैप के साथ में आपको लिखा हुआ है 4, यानी कि x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 4 है, यानी कि आपको x घटक दिया हुआ है 4 और y घटक दिया हुआ है 3। कंपोनेंट यहाँ से आप समझ सकते हो। तो आपको निकालना है इसका परिमाण। अरे परिमाण ज्ञात करने के लिए तो फिर गली गली बच्चा कर रहा है। फॉर्मूला हमारे को पता है, a का परिमाण निकालने का फॉर्मूला √ax² प्लस ay का स्क्वायर। ax का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये इसका मान निकल के आ गया 5। आपसे पूछा भी जा सकता है कि x जो घटक है उसके साथ में कितना कोण बनेगा, यानी कि आपको एंगल भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वेक्टर है आपका a वेक्टर, ये रहा, ये एंगल पूछा गया कि थीटा कितना होगा, ये आपको पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स a y अपॉन में a x होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे फॉर्मूला, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a y की वैल्यू, a y का मतलब होता है y दिशा में घटक, y दिशा में घटक कितना 3, x दिशा में घटक कितना 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया हमारे पास में ये वाला, ठीक है। और ये जो एंगल होता है लगभग 37 डिग्री निकल के आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 37 डिग्री के आसपास। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किस तरीके से घटक में करते हैं, घटक दे रखे हैं तो किस तरीके से उसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं, ये सारे हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर सीखा है। तो ये था बेटा द्विविमीय वियोजन। अब जो लाला है ना, हम बात करने वाले हैं लाला, वो बात करेंगे त्रिविमीय वियोजन की बात करेंगे कि आपको इसको 3 घटकों में तोड़ना है, x, y और z डायरेक्शन में, इस तरीके से तोड़ना है। तो फिर कैसे तोड़ेंगे इसको सीखेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा वो है त्रिविमीय वियोजन। त्रिविमीय वियोजन, त्रिविमीय वियोजन, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपको जो दिया हुआ होगा एक कोई भी वेक्टर है, ये मान लेता हूं मैं x अक्ष है, ये मैं मान लेता हूं y अक्ष है, ये हो गया y अक्ष, ये वाला हो गया x अक्ष और ये वाला हो गया बेटा z अक्ष, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इस तरीके से ये जो z है ना वो बेटा देखो, ये x और y ये दोनों इसी तल में है, लेकिन जो z है एक्चुअली वो ऐसे है इस डायरेक्शन में, तीनों x इधर y ऊपर और z बाहर की ओर, तीनों के बीच में ये एंगल भी 90 होगा,
ये वाला एंगल भी 90 होगा, एक्स और जेड के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का ही होगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, वो कैसे है बेटा, इस तरीके से दिया हुआ है। मैं इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास में ये जेड है, ठीक है, आप ऐसे समझो, और आपके पास में एक वेक्टर ऐसे दिया गया है, ये जेड है, इस जेड को ऐसे समझो, ये बाहर की साइड में ऐसे है, ठीक है, और ये आपके पास में दिया हुआ है कोई भी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास में एक तल बनेगा, एक ऐसा बेटा तल बनेगा, ये तल बनेगा हमारे पास में, ये होगी एक्स डायरेक्शन, ये होगी जेड डायरेक्शन, और आपको एक सदिश दिया गया वेक्टर, वो ऐसे दिया गया, हवा के अंदर 3D के अंदर दिया गया है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से ये वेक्टर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, अब इसको हवा में तो बढ़ा नहीं सकते, तो मैं इसको इस तरीके से बना, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है हमारे पास में, ए वेक्टर है, और ये इसका पॉइंट पी है, और जेड को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, आप ऐसे बना लो इसको, ये पी वेक्टर, और आपको जो जेड दिया गया है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमारे पास में है जेड अक्ष है। ये वाला जो एक्चुअली जो पी है, वो ये वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो ऐसे है, ऐसे हवा के अंदर है। मान लेते हैं कि इस वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है, वाई अक्ष के साथ में जो एंगल है वो बीटा है, और इसी का इसके साथ में जो एंगल है वो है गामा, जेड अक्ष के साथ में, ठीक है। जेड अक्ष एक्चुअली कैसे है, इस तरीके से, इसके साथ में इसका जो एंगल बन रहा है ए का एंगल इसके साथ में वो कितना है, गामा है। क्लियर है। तो ये वाला मेरे पास में एक तल बनेगा एक्स जेड, ये ऐसे तल बनेगा, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां से एक लंब डालता हूं इस तल के ऊपर, ये तल आपको दिखने में ऐसा दिखेगा, ये वाला जो तल होगा जेड तल वो ऐसा होगा दिखने में, ये आपके पास में कौन सा है, जेड तल है, ठीक है, ये एक जेड तल है। मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर से यहां पर एक लंब डालूंगा, तो मैं यहां से एक लंब डालता हूं, इसके ऊपर मैंने एक लंब डाल दिया। क्लियर है। और यहां से मैंने जब लंब डाला, ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहां से मिला देता हूं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एम है, ये वाला जो लंब आएगा, पहले इसको मैं सही तरीके से कर लेता हूं, पहले इसको सही करने दो, मैं यहां से एक लंब डालूंगा ऐसे, ये मैंने एक लंब डाल दिया, और मैं इसको यहां से मिला देता हूं, और ये जो लंब डालूंगा वो यहां पर वाई अक्ष पर जो घटक आएगा उसके इक्वल होगा, यानी कि इसको समझने के लिए आप ऐसे सीखो, ये वाला, और ये जो घटक आएगा वो ए वाई घटक आएगा, क्योंकि मैंने यहां से लंब डाला है, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश है ये वाला, यानी कि ये वाला जो घटक आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाई घटक आएगा, यहां पर लिखो या फिर यहां पर लिखो, बात एक ही है, ये वाला आ जाएगा हमारे पास में, ए वाई घटक आ जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से भी इसको भी हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, ये आपके पास में एंगल दिया हुआ है गामा, ये बेटा जो एंगल दिया हुआ है आपको वो दिया गया है गामा, ये एंगल जो दिया हुआ है बेटा वो दिया गया है गामा, ये अल्फा है और ये वाला एंगल गामा है। क्लियर है। ठीक है, यहां से भी मैं एक लंब डालता हूं, इसके ऊपर लंब डाल दिया, और एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसके भी मैं दो घटक करूंगा, तो एक घटक मेरे को ये मिलेगा, ये वाला घटक कौन सा आ जाएगा, ए जेड घटक। अब यहां पर लिखो या यहां पर लिखो, बात एक ही है, यानी कि हमारे को यहां पर मिलेगा ए जेड घटक, और ये वाला मिलेगा ए एक्स घटक, ये यहां पर लिखो या यहां पर लिखो, एक ही बात है, यानी कि मैं लिखूंगा इसको यहां पे, ये घटक आ गया हमारे पास में, ए एक्स घटक आ गया, ये आ गया ए एक्स घटक, ये आ गया वाई एक्स पर, मतलब सॉरी जेड एक्स पर ए जेड घटक, और ये हमारे पास में आ गया, यहां पर लिखो या यहां पर लिखो, बात एक ही है, ये वाला हमारे पास में आ गया ए वाई घटक, यानी कि यहां पर हमने इसी को ए वेक्टर को तीन घटकों में तोड़ा है, कौन कौन से, ए एक्स, ए वाई और ए जेड घटकों में तोड़ दिया। क्लियर है। अब हम ए एक्स का मान निकाल सकते हैं, ए वाई का मान निकाल सकते हैं, ए जेड का मान निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मेरे को इस ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ए वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में दो सदिश है, एक तो ओ से लेकर के एम तक और एम से लेकर के
P तक। ये देखो ये वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर ऊपर है, यानी कि ये दोनों क्रमागत वेक्टर हो गए। क्रमागत वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ए वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ एम वेक्टर प्लस ए एम पी वेक्टर। किसके बराबर, एम पी वेक्टर। अब हमारे को ओ एम वेक्टर का मान निकालना पड़ेगा कि ये ओ एम वेक्टर कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है ये वाला ए एक्स, और एक वेक्टर ये वाला है हमारे पास में, यदि ये ए जेड है तो ये भी बेटा कितना होगा, ए जेड होगा, यानी कि ये दोनों क्रमागत हो गए। तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ओ एम है, यानी कि ओ एम का जो मान होगा बेटा वो कितना होगा, ओ एम इज इक्वल टू होगा, वो होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। क्लियर है, तो यहाँ पे रख दो ओ एम का मान कितना, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। पर एम पी का बेटा मान कितना है, पहले से पता है ए वाई, देखो ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे को पहले से पता है। तो ए वेक्टर बेटा क्या निकल के आ गया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब यदि इनके परिमाण पता है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एक्स का वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर, इसका परिमाण कितना है, ए एक्स है, इसकी दिशा कौन सी है, एक्स अक्ष के अनुदिश, और एक्स अक्ष के अनुदिश जो दिशा होती है उसको लिखा जाता है आई कैप से, प्लस फिर क्या लिखा हुआ, ए जेड की डायरेक्शन ये वाली है, परिमाण कितना है, ए जेड है, और इसकी दिशा कितनी है, ये वाली है, जेड अक्ष के अनुदिश, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांग सदिश जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है के कैप, प्लस ए वाई। अरे ए वाई बेटा कौन सा है, ये वाला है, यानी कि इसकी जो दिशा है वो कौन सी है, जे कैप है, तो हम लिखेंगे ए वाई जे कैप, या फिर इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, कोई पाप नहीं किया। ठीक है, कोई पाप होगा क्या बेटा, नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, परिमाण और दिशा से लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ए एक्स का मान कितना होगा और ए वाई का मान कितना होगा और ए जेड का मान कितना होगा, ये वैल्यू भी हम निकालना सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले बात करते हैं ए एक्स की। चलिए ए एक्स ये है इसका घटक ए का, अरे ए वेक्टर का ये कौन सा घटक है, एक्स घटक है, और एंगल कितना बन रहा है एक्स के साथ में, अल्फा, और मैंने बोला हुआ है कि जिसके साथ में कोण बनता है वो कौन सा घटक, कॉस घटक, यानी कि यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, अल्फा, यानी कि ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स क्या आएगा, ए का कॉस घटक, कॉस घटक में भी कौन सा, अल्फा, क्योंकि कोण कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ऐसा का ऐसा ए वाई आपके पास में दिया गया है, ए वाई आपको ए का घटक निकालना है वाई दिशा में, और वाई दिशा में घटक आएगा ए वाई, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है, सिंपल सी चीज है, एंगल कितना दिया हुआ है, बीटा, यानी कि वाई एक्स के साथ में एंगल बन रहा है बीटा, और जिसके साथ में एंगल बनता है वो होता है कॉस घटक, यानी कि ये आ जाएगा कॉस बीटा, ए का क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, ये आ गया। आपको निकालना है ए जेड, अरे ए जेड बेटा ए का जेड अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा उसको हम बोलेंगे ए जेड घटक, ए जेड घटक निकालना है आपको, और जेड के साथ में कितना कोण बन रहा है, गामा कोण बन रहा है, यानी कि कोण किसके साथ में, जेड के साथ में, कितना, गामा, जिसके साथ में कोण बनता है वो कौन सा घटक, कॉस घटक, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉस गामा लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास में ए जेड, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, ए जेड आ गया, यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कैसे, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, और ए कॉस गामा के कैप, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पूछा जाए कि तीन घटकों में तोड़ना है एक्स वाई और जेड, आपको एंगल भी दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, तो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक आएगा ए कॉस अल्फा, बी वाई अक्ष के अनुदिश घटक आएगा ए कॉस बीटा, और जेड अक्ष के अनुदिश घटक आएगा ए कॉस गामा निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यदि आपको ए का मान दिया गया है और एंगल दिए गए हैं, आप आराम से घटक को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको घटक दिए हुए हैं, ए एक्स भी दिया गया है, ए वाई भी दिया गया है, ए जेड भी दिया गया है, और फिर पूछा जाए कि उसका परिमाण ए वेक्टर कितना होगा, ए का परिमाण कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको सीखते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से आप उसका मान निकाल सकते हैं।
ठीक है, हमारे को निकालना है केवल परिमाण। देखो परिमाण निकालना है तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊंगा OPM। तो त्रिभुज OPM में मैं लिखूंगा, अरे एक त्रिभुज में बना रहा हूं ये वाला OP और M। मैंने यहां से एक लंब डाला है, यानी कि ये वाला बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि हमारे को इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने का मतलब जो सदिश है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या बेटा बनेगा, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण बनेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने मान लिया कि ये लंब है और ये इसका आधार है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AY का स्क्वायर प्लस O से लेकर के M तक का नाम पता नहीं है तो हम लिखेंगे OM का स्क्वायर। अब यहां पर बेटा आपको OM निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो OM को निकालते हैं। देखिए OM को निकालते हैं। इस OM को निकालने के लिए त्रिभुज और बना लेता हूं, ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा, OMN, त्रिभुज OMN में क्या करूंगा, देखिए ये है 90 डिग्री का एंगल, यहां पर 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इस पर मैंने एक लंब डाला था यहां पर, तो ये लंब एक्चुअली डायग्राम में नहीं दिखेगा आपको लंब, ठीक है ना। ये जो है वो इस तरीके से भुजा है और ये वाला जो O है वो इस तरीके से इसको मिला रही है OM, और ये है MN, यानी कि इसके साथ में 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बनेगा, कर्ण क्या बनेगा, OM बनेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने मान लिया कि ये लंब है और ये वाला आधार है, यानी कि लंब पे आ जाएगा AZ, यानी कि हम लिखेंगे AZ का स्क्वायर प्लस आधार पे क्या है AX है, तो लिखेंगे AX का स्क्वायर। इस तरीके से बेटा हमारे पास में OM आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम OM का मान यहां पे रख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान रखते हैं यहाँ पे AY स्क्वायर, OM का मान पूरा रखो, ये कितना मान है AZ स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर, यानी कि हमारे को तो परिमाण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, वर्गमूल इधर आ जाएगा, यानी कि AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ। अरे बेटा मैं इसको मैंने आगे लिख लिया है ना, कोई पाप थोड़ी ना किया है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि यहां से ये A का परिमाण आ गया, कितना आ गया बेटा, A इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। यानी कि सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है, आपको जो X घटक है उसका स्क्वायर करना है, Y घटक है उसका स्क्वायर करना है, Z घटक है उसका स्क्वायर करना है और उसका आपको अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि यहां पर हमने क्या सीखा, घटक निकालने सीखे। घटक क्या आएंगे, x दिशा में a cos अल्फा, y दिशा में a cos बीटा, z दिशा में a cos गामा। यदि घटक दिए गए हैं x, y और z में, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसे रब कर दूं क्या, लिख दिया कॉपी में, ठीक है। देखिए बेटा एक फॉर्मूला काम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बहुत जगह काम में आता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे, इसको सीखते हैं। अभी हमने सीखा बेटा कि a इज इक्वल टू क्या होता है, a x का होल स्क्वायर, a y का होल स्क्वायर और a z का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट को हटाते हैं तो इधर आ जाएगा a का स्क्वायर। अब ax का मान रखो, ax का बेटा मान क्या था, a cos अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे a cos अल्फा का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। क्लियर है, प्लस a y का मान कितना था, a cos बीटा, याद करो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस AZ का मान बेटा याद करो आप क्या था, a cos गामा, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बन जाएगा। यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्लियर है, अरे लाला क्लियर है ना। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। और ये इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखोगे कि हमेशा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है? अक्खा। कितना होता है? अक्खा। अक्खा बोले तो 1 होता है। ठीक है, मारवाड़ी में बोलते हैं अक्खा इसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है? ये ए वेक्टर की दिक्कौज्या है। क्या है? दिक्कौज्या है। तो हमेशा ध्यान रखोगे दिक्कौज्याओं का वर्ग करने पर, दिक्कौज्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। एक बेटा यहाँ पे फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा यहाँ पर बनाएंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? यदि मेरे को इसी को लिखना है साइन स्क्वायर अल्फा तो लिख सकता हूँ, इसको लिखना है साइन स्क्वायर बीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको लिखना है साइन स्क्वायर गामा तो मैं इसे लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करना बेटा, आंसर क्या निकल के आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियोज़ आने वाले हैं उसकी जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.